सवाल बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का जो विधान परिषद है इसका गठन कब किया गया था, तो आप ध्यान रखिएगा 1937 में इसका गठन किया गया था। अब बात आती है कि क्या राज्य में कभी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। भाई देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लागू हुआ 10 बार। राज्य में राष्ट्रपति शासन कितनी बार हुआ, 10 बार। ये पूछ सकता है सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लागू करने वाला राज्य या जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन रहा है मैक्सिमम बार, वो 10 बार। तो आप सोच सकते हैं अब राष्ट्रपति शासन आपात स्थितियों में ही लगाया जाता है, या तो फिर राज्य का शासन सही से नहीं चलाया जा रहा है संवैधानिक रूप से तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, या तो कोई अन्य कारक जिसकी वजह से ऐसा लगता हो कि राज्य की जनता मुश्किल में है और यहाँ का शासन विफल हो रहा है। ये सूचना अगर राष्ट्रपति को मिलती है तो राष्ट्रपति होल्ड पे कर देगा पूरे विधानमंडल को। भाई आप मुख्यमंत्री सहित जितना सिस्टम है सबको होल्ड पे करेगा और कहेगा जब तक परिस्थितियां सुधर नहीं जाती हैं तब तक यहाँ पे शासन हमारा होगा। तो राष्ट्रपति के शासन होने का मतलब हो गया कि सारा पावर किसके पास चला, राज्यपाल के पास चला गया, क्योंकि राज्यपाल आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का ही भेजा हुआ कैंडिडेट है या केंद्र का ही भेजा हुआ कैंडिडेट होता है। अब बात आती है कि मुख्यमंत्री, वर्तमान में राज्यपाल, ये सब तो आप जानते ही हैं कौन है। हम बात करते हैं कि राज्य में जो मंडल हैं, कभी कभी सवाल बनता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, तो मंडल की संख्या 18 है। 18 मंडल हैं। 18वां मंडल कौन सा है, 18वां मंडल अलीगढ़ बना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है, अलीगढ़। जिलों की संख्या कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो 75 जिले हैं। और सवाल बनता है कि 75वां जिला कौन सा है, तो संभल है। ठीक है, संभल इसका 75वां जिला है, संभल। पूछ सकता है कि 75 जिले हैं, तो ये तो अगर एग्जामिनर को लगता है कि अगर इससे क्वेश्चन बनना चाहिए और थोड़ा सा टफ हो, तो ये सब जानते हैं कि 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन 75वां जिला कौन सा है उसका नाम पूछ सकता है आपसे, तो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बात न्यायिक प्रणाली की अगर की जाए, ये तो होगा राजनीति से संबंधित कुछ बातें, प्रशासन की। तो न्यायिक प्रणाली में क्या है, उच्च न्यायालय सबसे पहला। हाई कोर्ट कहाँ पे है, प्रयागराज, या पूर्व का इलाहाबाद भी कह सकते हैं। और इसकी जो न्यायिक खंडपीठ है वो लखनऊ में है। ठीक है, न्यायिक खंडपीठ का मतलब होगा कि इसकी एक शाखा आप कह सकते हैं, हाई कोर्ट की एक शाखा कहाँ पे है, लखनऊ में है। खंडपीठ इसकी लखनऊ में है। इसकी स्थापना यानी हाई कोर्ट की स्थापना आ जाता है तो 17 मार्च 1866 में इसकी स्थापना हुई। न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या पूछ लेता है कि हाई कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश मैक्सिमम हो सकते हैं, तो 160 न्यायाधीश मैक्सिमम हाई कोर्ट में हो सकते हैं। ठीक है, ये स्वीकृत संख्या है कि इतने न्यायाधीश, 160 स्वीकृत न्यायाधीश की संख्या है। न्यायाधीश मतलब जज। ठीक है, तो ये तो इसके न्याय से संबंधित है और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना नहीं रहती है। बस यही कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तारीख आपको याद होनी चाहिए, कितने न्यायाधीश हो सकते हैं वो याद होना चाहिए, और खंडपीठ इसकी कहाँ पे है वो। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। बाकी प्रमुख जो आप मान लीजिए कि न्यायाधीश कौन प्रथम था, कौन द्वितीय हुआ, तो ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम न्यायाधीश जो हाई कोर्ट के रहे हैं तो कमलकांत शर्मा जी थे। आप ऐसा कह सकते हैं प्रथम न्यायाधीश, लेकिन ध्यान रखें स्वतंत्रता पश्चात।
कौन है? कमलकांत वर्मा। तो 1866 में अगर इसकी स्थापना हुई थी तो फिर स्थापना के समय कौन न्यायाधीश था? तो वो भी ध्यान रखिएगा। न्यायमूर्ति एक वाल्टर मोर्गन नाम था उनका। तो प्रथम ये जब इसकी स्थापना हुई थी 1866 में ही ये न्यायाधीश बने थे, न्यायमूर्ति वाल्टर मोर्गन। ठीक है, तो इनका भी नाम आप ध्यान रखिएगा। इनका जो कार्यकाल था 1866 से 71 तक का कार्यकाल रहा है। कार्यकाल ध्यान रखिए, एग्जाम में कभी पूछता नहीं। नाम इंपॉर्टेंट है, नाम आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गए कि जब स्थापना हुआ 1866 में और स्वतंत्रता के बाद पहले मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इन नोट कर लीजिए। अब उत्तर प्रदेश के कुछ आयोग यानी कमीशंस की बात कर लेते हैं कि कुछ प्रमुख आयोग हैं और उनकी स्थापना से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो 5-7 आयोग हैं जो महत्वपूर्ण हैं। आयोग तो बहुत हैं, संस्थाएं बहुत होती हैं किसी भी गवर्नमेंट में, लेकिन आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है हम उस पर बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? 9 मार्च 1993 को। तो अब हेडिंग डाल लीजिए उत्तर प्रदेश के आयोग। तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग पहला है। पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी स्थापना पूछता है, सीधा सीधा डेट आ जाएगा तो 9 मार्च 1993 को, ध्यान रखिएगा। 9 मार्च 1993। अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में हुआ। यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का जो गठन हुआ वो 1994 में हुआ। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 2002 में। मानवाधिकार आयोग का गठन 2002 में हुआ। राज्य सूचना आयोग का गठन 2005 में। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली इसी एग्जाम में आया था। राज्य सूचना आयोग, इसका गठन 2005 में हुआ था। 2005। ऐसे और भी महत्वपूर्ण आयोग हैं जिनका गठन, जैसे राज्य महिला आयोग है, इसका गठन 2004 में हुआ। राज्य महिला आयोग, (2004) में इसका गठन हुआ था। ठीक है, तो एक उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले एग्जाम्स में इससे संबंधित प्रश्न जो है वो बना था। 2013 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आयोग हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं, जो सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस आयोग का गठन कब किया गया है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं कि साक्षरता की क्या स्थिति है, शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में देखते हैं कि इसकी साक्षरता जो कि 67.68% है। और फिर देखते हैं पुरुष और महिला साक्षरता क्या है। साक्षरता के मामले में कौन से जिले अग्रणी हैं या कौन सा जिला पीछे है, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं
जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से सीधा सीधा पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67.68%। बात आती है कि ये तो कुल हो गया, महिला और पुरुष दोनों की साक्षरता हो गई। तो फिर पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता अलग अलग पूछा जाता है। तो पुरुष साक्षरता जो है वो 77.28% है और महिला साक्षरता 57.18% है। ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो गौतम बुद्ध नगर। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार आया है, यहाँ तक कि ये पीसीएस प्रीलिम्स तक परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कितना प्रतिशत है? 80.1%। तो अगर सर्वाधिक साक्षरता पूछ लिया है तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला ये भी पूछ सकता है, तो श्रावस्ती है। न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती की है। कितना प्रतिशत? प्रतिशत भी ध्यान में रखिए, कभी कोई एग्जाम में प्रतिशत पूछ लेता है। तो 46.7% इसकी साक्षरता है। 46.7%। पूछ सकता है कि किस जिले में पुरुषों की सबसे अधिक साक्षरता दर है या महिलाओं की सबसे अधिक साक्षरता दर। तो अगर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर ही है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। कितनी साक्षरता है यहाँ पुरुषों की? तो 88.1%। ठीक है। और न्यूनतम श्रावस्ती की होगी, क्योंकि जब 46.7% है ही तो न्यूनतम भी यही होगी श्रावस्ती की। पुरुषों की भी सबसे कम ही होगी यहाँ पे, 57.2% है। तो लिख सकते हैं न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला तो श्रावस्ती। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। 57.2% इसकी साक्षरता है। 57.2%। ठीक है। अब अगर पुरुष के बारे में ऐसा पूछा है तो महिलाओं के लिए भी पूछ सकता है कि सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कहाँ पे है? तो कानपुर नगर। मैं इसे मिटा दे रहा हूं। देखिए, अगर कुल साक्षरता दर अधिक होने का मतलब ये नहीं हुआ बिल्कुल कि महिला और पुरुष दोनों की साक्षरता दर अधिक होगी। तो जो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है वो कानपुर नगर की है। कितना? 75.1%। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ है? कानपुर नगर। 75.2%। ठीक है। और न्यूनतम साक्षरता दर, महिलाओं की जो न्यूनतम साक्षरता दर है, न्यूनतम महिला साक्षरता दर वो श्रावस्ती की है। बहुत कम है, 34.8%। 34.8%। तो ये शिक्षा से संबंधित कुछ आंकड़े हैं जो आप ध्यान में रखिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो अगर एक लाइन में कभी पूछा जाए तो गलती ना होने पाए। तो अब बात कर लेते हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ बिंदुओं पर जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, उत्तर प्रदेश के वन्यजीव से संबंध रखते हैं और एग्जाम के लिए भी आपसे संबंध रखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे जो वन क्षेत्र है
उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है? यूपी का वन क्षेत्र, तो जो भारत का जो वन क्षेत्र है उसका 2.7% उत्तर प्रदेश के पास है। 2.7% भारत का, ठीक है। अपनी भारत के पास जितना वन क्षेत्र है उसका 2.7% उत्तर प्रदेश के पास है। सर्वाधिक वन प्रतिशत में कहां पाया जाता है? सोनभद्र। सर्वाधिक वन प्रतिशत कहां का है? सोनभद्र का। ये सोनभद्र जिला है, ठीक है। और न्यूनतम वन प्रतिशत किसका है? भदोही। न्यूनतम वन प्रतिशत भदोही। इसमें परसेंटेज नहीं पूछेगा कभी, डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछेगा, वो आप ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश में कोई राष्ट्रीय उद्यान है क्या? नेशनल पार्क। एक राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, जो खीरी जिले में है। तो राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान आप कह सकते हैं, कहाँ पे है? खीरी जिले में, ठीक है। तो दुधवा नेशनल पार्क खीरी में स्थित है। घड़ियाल अभ्यारण्य भी एक है, चंबल नदी क्षेत्र, इटावा और आगरा। ये पूछ सकता है। घड़ियाल अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, तो चंबल नदी क्षेत्र है, इटावा के क्षेत्र, इटावा जो है डिस्ट्रिक्ट, वहीं पे ये पूरा क्षेत्र है एक। तो आप कह सकते हैं इटावा और आगरा मिला करके ये अभ्यारण्य है। तो यहाँ आगरा भी आप लिख लीजिए। अगर इसमें से कोई भी एक नाम दे दे तो आप सही कीजिएगा इसको। तो एक घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र ये चंबल नदी का क्षेत्र है जो पाया जाता है। एक सवाल कभी आपसे पूछ सकता है कि जो डॉल्फिन सूचना केंद्र है, डॉल्फिन सूचना केंद्र, वो भी सेम चंबल नदी, आगरा, इटावा। देखिए मैं घड़ियाल अभ्यारण्य की चर्चा मैंने किया इसलिए क्योंकि ये जीव ऐसे हैं जो संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो इनके संकटापन्न होने के कारण ये चर्चा में अक्सर आ जाते हैं पर्यावरण विषय के तहत, और इनको बचाने के लिए, इनके प्रजनन के लिए, इनकी संख्या में वृद्धि हो और इकोसिस्टम थोड़ा सा और मजबूत हो, इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जैसे घड़ियाल परियोजना चल रही है, डॉल्फिन सूचना केंद्र डॉल्फिन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो इस वजह से भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कहीं डॉल्फिन से संबंधित कोई संस्था बनी है या कोई सेंटर बना है तो वह अपने आप ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसलिए ये आप ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। एक जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, कोई पूछ सकता है आपसे, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है? तो ये फरेंदा महाराजगंज नाम आता है। महाराजगंज आप ध्यान रखिएगा, महाराजगंज जिले में है, ठीक है। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, जटायु का मतलब होगा गिद्ध, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, गिद्ध संरक्षण प्रोग्राम है ये, जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार बढ़ावा दे रही है इसके प्रजनन को, क्योंकि गिद्धों की संख्या में गिरावट बहुत तेजी से हुआ और भारत में जो कि कई प्रकार के गिद्ध पाए जाते थे, खतरे की स्थिति में सब आ गए, कुछ तो विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए हैं। तो इनकी संख्या में बढ़ोतरी, इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब ये एग्जाम में पूछ सकता है कि ये जीव जो है ये खतरे की स्थिति में है और संकटापन्न है। IUCN की रेड लिस्ट में भी इनको शामिल किया गया है। तो इनके संरक्षण के लिए अगर सरकारें कुछ कर रही हैं तो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसकी चर्चा यहाँ पर आपसे कर ली है। इसके बाद में कुछ सांस्कृतिक संस्थान हैं, कल्चरल इंस्टीट्यूट हैं, हम उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं।